Good evening, guys. A very good evening. Once again, welcome back, all of you, to our channel, our YouTube family. Let's gain knowledge with विश्वदीप सिंह में। तो एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल, आपके अपने YouTube परिवार में। मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आइए आज हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हम बात करेंगे 3 टर्म्स के। जिस तरह हमने कल 3 टर्म्स के बारे में बात किया, जानकारी ली, मुझे उम्मीद है वो आपको समझ में आए होंगे। तो आज भी हम 3 टर्म्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा, उनके बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि माइक सही काम कर रहा है कि जो है एक बेहद इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए। जो हमारा इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस, हम सभी जानते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट इस बार जो माना जा रहा है। 75th इंडिपेंडेंस डे कवर किया जा रहा है। एनुअली फेस्टिवल, हमारा नेशनल फेस्टिवल मानते हैं इसको। तो इसके बारे में मैं कुछ अपडेट आपको देना चाहता हूं, आपको अपडेट करना चाहता हूं कि करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है, किस तरह की व्यवस्था बनाई जा रही है, जो कि हम सभी देशवासियों को जानना बेहद जरूरी है। अपडेट रहना इस बारे में, क्योंकि इस बार कुछ थोड़ा अलग हो रहा है। तो उसको जानने के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। चलिए वापस चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ, आज के टर्म्स की तरफ। तो मैं पहले आपको बता दूं, हमारा जो पहला टर्म होगा वो होगा SDF, फुल फॉर्म स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ओके, हिंदी में इसको कहेंगे स्थायी जमा सुविधा। ठीक है जी। अब SDF, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, होता क्या है? प्रश्न यहां उठता है कि ये कौन सी बला है भाई साहब, SDF? हमने तो नहीं सुना। वो हमारे जीवन में क्या महत्व, इसका क्यों पढ़े? आता है ना विचार कभी कभी, अब यार बेकार की चीजें है, SDF क्या करना है, हमारी लाइफ में थोड़ी काम आएगा। भाई साहब बहुत काम आता है ये, आपको पता नहीं चलता है, लेकिन ये सब आपकी दैनिक क्रियाएं, आपकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं, आपकी जो आय है, आय के सोर्स हैं, उन सब पर इन सभी का असर पड़ता है, जो कि आपका जानना इसीलिए बेहद जरूरी है। तो चलिए मैं इसे डिफाइन करने का एक बार डिफाइन करता हूं एक बार। तो SDF को कुछ इस तरह हम समझेंगे, a rate at which bank provide loan to Reserve Bank of India without collateral। मतलब, तो भाई साहब इसका मतलब ये है कि जो है ये एक ऐसी दर होती है, जो SDF स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी होती है, वो एक ऐसी दर होती है जिस पर जो बैंक है, बैंक क्या, कमर्शियल बैंक है या कोई भी अदर बैंक है, ठीक है, वो हमारे बैंकों के बैंक RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लोन प्रोवाइड कराते हैं, कर्ज देते हैं उधार पे, मतलब इंटरेस्ट पे, कि लो भैया। लेकिन प्रश्न यहां भी एक बार उठ गया कि यार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा सेंट्रल बैंक है, रुपए छापता है, रुपए छापने की मशीन है भाई साहब, तो उसको क्या जरूरत पड़ गई, और वो भी ब्याज पे इन बैंकों से रुपए लेने की? क्वेश्चन बनता है ना। तो उसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक क्या है? उसके पीछे एक वजह है, बहुत बड़ी वजह है, ठीक है। वो ये है कि जब जो बैंक होते हैं, अदर बैंक का है, चाहे कमर्शियल हो या किसी भी तरह का बैंक हो, पब्लिक सेक्टर का बैंक हो, कमर्शियल बैंक हो, इस तरह के कोई भी बैंक हो, ठीक है ना।
अपने घरेलू बैंक ही हो जाते हैं ये। तो वो क्या करता है, जब इन सभी बैंकों के पास लिक्विडिटी ज्यादा हो जाती है, यानी तरलता, यानी पैसा, नकदी वो ज्यादा हो जाती है, मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में जितना कर पाई कर दिया, लेकिन उसके बावजूद इनके पास काफी नकदी, काफी धन बच गया। ऐसी परिस्थिति में क्या करें, अपने पास रखेंगे तो कुछ तो फायदा है नहीं, है ना। और दूसरा, फिर क्या ये रेपो रेट कम करेंगे, मतलब ब्याज दर कम कर दो तो ज़्यादा लोन दो। अरे भैया, लेने वाले तो लिमिटेड ही लेंगे ना, भले ही कितनी भी करो, लेने वाले हाँ लेंगे, लेकिन उसके बावजूद तुम्हारे पास इतना पैसा बच रहा है, उसका क्या करोगे, कहीं ना इन्वेस्ट भी कर दिया, हर चीज़ कर दी, अब जो बचा है उसको भी यूज़ कर लो। तो फिर इसमें क्या करता है, ये लोग क्या करते हैं, आरबीआई को जो है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के तहत कर्ज देते हैं। और आरबीआई कर्ज लेता है, आरबीआई कर्ज ले रहा है तो इसके पीछे भी वजह है, सेंट्रल बैंक कर्ज इनसे ले रहा है, वो भी इंटरेस्ट पर, तो इसके पीछे भी वजह है। क्यों? क्योंकि वो लिक्विडिटी का जो फ्लो है मार्केट में, उसे मैनेज करना चाह रहा है। हम सभी जानते हैं, अगर मार्केट में नकदी का प्रवाह ज्यादा हो जाएगा, मतलब आसान शब्दों में, अगर बाजार में पैसा बहुत ज्यादा पहुंचा दो, ठीक है, तो क्या होगा भाई साहब, जब बहुत ज्यादा पहुंचा दोगे, पैसे की वैल्यू तो कम होगी, और बाकी जो चीजों की जो वैल्यू है, जो हम यूज करते हैं, वो भी गिरेंगी। मंदी टाइप की, रिसेशन टाइप का आ जाएगा ना। तो आरबीआई उसको कंट्रोल करने का काम करता है भाई, इसके थ्रू। तो इसे मैं बता दूं, जो एसडीएफ वर्तमान में चल रहा है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है, वो फिक्स है, वो है 3.75%। हाँ, ये बात आपने सही सुनी, एसडीएफ यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को फिक्स रखा गया है, जो है 3.75%। इतना इंटरेस्ट ले जाती है कमर्शियल बैंक या अदर बैंक्स, ठीक। और दूसरा, ये एसडीएफ क्या, जैसे मैंने पहले बोला था, क्या भला है। देखिए, एसडीएफ को जो है, पहले तो जो आरबीआई है ना, उसकी एक आंतरिक समिति थी, उसने 2003 में राय दी थी कि भाई एसडीएफ को ले आओ, क्योंकि एसडीएफ से पहले जो है एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत ये कार्य किया जाता था। लेकिन फिर एक आरबीआई की समिति थी 2003 में, उन्होंने कहा कि भाई एलएएफ को हटाओ, एसडीएफ को ले आओ, ठीक। फिर क्या हुआ, 2014 में उर्जित पटेल साहब, हमारे जो आरबीआई के एक्स गवर्नर रह चुके हैं, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, ठीक है। फिर उस समिति ने कहा, रिपोर्ट प्रस्तुत की कि भाई साहब, हाँ एसडीएफ ले आइए। जब उसने इस बात पे जो है पूरा कंप्लीट ठप्पा मार दिया कि भाई साहब ले आइए एसडीएफ, उस समिति ने, उर्जित पटेल समिति नाम था, 2014 में आई थी। तब 2018-19 में इसको इंट्रोड्यूस कराया गया एसडीएफ को। उस समय के रहे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर ही कराएंगे ना, फाइनेंस मिनिस्टर जो है मिस्टर अरुण जेटली साहब, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया फिर 2018-19 में। किसकी सिफारिश पर? उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर। तो ये तो हमारा हो गया एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब सेकेंड टर्म की ओर हम बढ़ेंगे, जो होगा हमारा, पता है, एक बार बाद में बताऊंगा। सेकेंड टर्म हमारा होगा रिवर्स रेपो रेट।
रिवर्स रेपो रेट को रिवर्स रेपो रेट ही कहेंगे सर। रिवर्स का मतलब जो है वापस हो गया, रेपो का कोई हिंदी होता नहीं है, रेट को दर हो गया, तो रिवर्स रेपो रेट ही कह लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ चीज़ें इंग्लिश में भी आनी चाहिए, हर चीज़ हिंदी में कन्वर्ट नहीं हो सकती साहब। तो रिवर्स रेपो रेट क्या है, आइए इसको भी डिफाइन करते हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इसको भी समझेंगे हम लोग। तो जो रिवर्स रेपो रेट है इसको कुछ इस तरह डिफाइन करेंगे, अ रेट एट विच बैंक प्रोवाइड लोन टू RBI अगेंस्ट कोलेट्रल और गारंटी और सिक्योरिटी। फर्क समझ गए? बहुत छोटा सा फर्क है किसमें, SDF में और रिवर्स रेपो रेट में। हाँ, बहुत छोटा फर्क है। उसमें कोलेट्रल, SDF में विदाउट कोलेट्रल मिल रहा है, कर्ज जो है विदाउट कोलेट्रल RBI ले रहा है। रिवर्स रेपो रेट में उसे कुछ ना कुछ अपनी जो सरकारी प्रत्याभूति है यानी कोई सिक्योरिटी है उसको गिरवी रखना पड़ रहा है उन बैंकों के पास, तब उसे वो जो है लोन अप्रूव हो रहा है, लोन दे रहे हैं वो लोग। पहले मैं बता दूं, ये तो परिभाषा इसकी एक डेफिनेशन हो गई है, तो मैंने जैसा बताया हिंदी में भी इसको कन्वर्ट कर दूं, शायद किया नहीं मैंने अभी। एक तो मेरे पास अभी हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ यार, नहीं तो बातें करने लगूंगा तो अपनी वीडियो ऐसे ही चली जाएगी। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है साहब, ये भी एक ऐसी दर होती है जिस पर जो बैंक होते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल बैंक यानी हमारा बैंकों का बैंक जो है जिसे RBI कहा जाता है उसको लोन प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन लोन के बदले कुछ गिरवी रखवा के, इस बार एज अ कोलेट्रल कुछ भी रखो, ठीक है। सरकारी प्रत्याभूति या अपने बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, गोल्ड होता है, इस तरह की कई चीज़ें होती हैं जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है वो रखवा ली जाती है, ठीक। लेकिन जो ये रिवर्स जो है रेपो रेट है ना, इसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा कम होता है कंपैरिजन SDF के, क्योंकि वो विदाउट कोलेट्रल था इसलिए इंटरेस्ट ज़्यादा था, ये इसमें सिक्योरिटी है तो इंटरेस्ट कम है। वर्तमान में जो है रिवर्स रेपो रेट चल रहा है 3.35%, लेकिन पॉसिबिलिटी है जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो है बैठक चल रही है 3 अगस्त से, 3 दिनों के लिए चल रही है। तो जो हमारे RBI के गवर्नर हैं इस समय शक्तिकांत दास जी यानी शक्तिकांत दास साहब, तो उन्होंने संकेत तो दे दिए भाई साहब कि इस बार रेपो रेट में भी हम वृद्धि कर सकते हैं, समझ रहे ना। उन्होंने संकेत दिए कि जो भी जिस तरह के रेट्स हैं इस बार उनमें जो है उन्हें जो है इंक्रीज किया जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं वापस इसे रिवर्स रेपो रेट को समझने के लिए कि रिवर्स रेपो रेट, अब यहाँ क्या जो है RBI को ज़रूरत पड़ गई दूसरे बैंकों से उधार लेने की। सेम चीज़ है यार, सेम सिचुएशन है मार्केट में, वही चीज़ मनी सप्लाई को जो है मार्केट में जो मनी सप्लाई है ना, जो मुद्रा का प्रवाह है उसे मैनेज करने, उसे कंट्रोल करने, उसे नियंत्रित करने के लिए RBI ये लोन जो है यानी जो मैंने अभी बताया रिवर्स रेपो रेट बैंकों से लेता है, ठीक है, और उसे कहीं और यूज़ करता है। ऐसा नहीं कि वो अपने पास रखे रहे, वो यूज़ करता है उसको ताकि वहाँ से उसका भी थोड़ा प्रॉफिट निकले, सरकार इस्तेमाल करती है। तो ये हो गया, क्योंकि मार्केट को जो है कंट्रोल करना बेहद आवश्यक है। अगर मनी सप्लाई को अगर आप जो है कंट्रोल नहीं करेगा, RBI कंट्रोल नहीं करेगी, तो या तो रिसेशन आएगी यानी मंदी आएगी, या फिर इन्फ्लेशन आएगा यानी महंगाई आएगी। कभी बात करेंगे रिसेशन और इन्फ्लेशन दोनों के बारे में करूँगा, इन्फ्लेशन क्या होता है, रिसेशन क्या होता है,
फुल डिटेल इसकी जो है आराम से चर्चा करेंगे बैठ के बढ़िया तरीके से, एकदम। बोर तो नहीं हो रहे? नहीं सुन सुन के बोर हो रहे हो कि बेकार में इकोनॉमिक्स यार, ये क्या जो है ताम जाम झमीला, हमें नहीं मतलब, जो चल रहा जो चलने दो। बोर तो नहीं हो रहे हैं? तो भाई साहब ये तो हमारा रिवर्स रेपो रेट हो गया। अब थर्ड पे हम अपने चलते हैं जिसका नाम था बेस रेट। पता एक बात क्या है, एक समस्या मेरे साथ ये है कि इस समय मेरे पास जो व्हाइट बोर्ड है ना, वो मैंने ऑर्डर कर रखा है, वो अभी पहुंचा नहीं है। अभी क्या दिमाग में जो है कई पॉइंट्स रहते हैं, जब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बुक्स या कोई नोटबुक तो मेरी सामने होती नहीं है कि उसमें से पॉइंट देख लूँ और फट 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 बताता जाऊँ, ठीक है। दिमाग में रहते हैं, मैं सोचता हूँ कि आपको पूरा मतलब पॉइंट टू पॉइंट एक चीज़ जो है मैं बताऊँगा, उसे डिस्क्राइब करूँगा, पूरा डिफाइन करूँगा, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें बताना मेरे दिमाग से निकल जाता है। अब वाइट बोर्ड है मेरे पास, लेकिन एक छोटा सा है, तो अभी आपके वो काम नहीं आएगा। और मैंने ऑर्डर कर रखा है आप सभी के लिए, आ जाए तो उस पर क्या होगा कि वाइट बोर्ड पर पॉइंट आउट कर लिया करेंगे कि आज जो है किस किस टॉपिक को और क्या क्या टर्म बतानी है, तो उससे वो दिमाग से निकला नहीं करेगा कि अच्छा ये एक टर्म रह गई है, ये पॉइंट रह गया है, उसके बारे में भी। क्योंकि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी ना, जो वीडियो थी उसमें मैं कुछ चीज़ें बताना भूल गया था, जैसे कि उसमें एक टर्म आया था, एक था शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, यानी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। अब इसमें दो चीज़ें मैं बताने आपको जो भूल गया कि शेड्यूल्ड क्या होता है और कमर्शियल बैंक क्या होता है, पब्लिक बैंक क्या होती है, होता है ना, ये मैं बताना भूल गया क्योंकि दिमाग से निकल गया, वो पॉइंट ही निकल गया कि अच्छा ये इस पर भी बात करनी है। चलिए इसमें लास्ट में बात कर लेंगे, फिलहाल जो है बेस रेट पे आ जाते हैं, उस पर बात करते हैं हम लोग। तो बेस रेट क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? चलिए डिफाइन करें, मैं भी करूंगा आप भी करें, हम दोनों मिलके करेंगे। हम सभी दो कहाँ हैं, अब तो हमारा परिवार बढ़ रहा है। हमारा परिवार जो है बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगा, लोगों तक जानकारी जाएगी। चलिए आ जाते हैं बेस रेट पर, यानी जिसे हिंदी में मूल दर या आधार दर कहा जाता है। तो इसे कुछ इस प्रकार हम जो है डिफाइन करेंगे, आ मिनिमम रेट, ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा है आ मिनिमम रेट एट विच बैंक प्रोवाइड लोन टू कस्टमर्स। ठीक है, मतलब मैं यहां यह कहना चाह रहा हूं, एक ऐसी न्यूनतम दर, एक ऐसी सबसे कम या कम से कम ऐसी दर जिस पर बैंक अपने ग्राहकों को लोन या ऋण उपलब्ध कराते हैं, उसे कहते हैं बेस रेट या मूल दर या आधार दर। अच्छा, मिनिमम क्यों लगा हुआ है? ये क्वेश्चन है ना कि मिनिमम क्यों? हाँ, उसके पीछे भी लॉजिक यही है, मार्केट वाला। लेकिन ये मिनिमम डिसाइड कौन करता है? मिनिमम जो है वो डिसाइड करता है हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई। वो कहता है कि ये भाई साहब, ऐसे कहता है बैंकों को, भाई साहब सुन लो, बैंक वालों, बैंक को सुन लो, बैंक वालों क्या, ठीक है, वो बैंक को सुन लो कि इससे नीचे मैं ये जो है एक रेट बता रहा हूं, इससे नीचे तुम अपने ग्राहकों को, कोई भी बैंक अपने ग्राहकों को लोन नहीं देगा, इससे नीचे नहीं जाओगे, ऊपर चले जाओ, जैसा तुम्हारी इच्छा, वो तुम पर निर्भर कर रहा है, तुम पर छोड़ रहा है आरबीआई। ठीक है, तो बैंकों ने भी कहा ठीक है भाई साहब, ऐसी बात है तो ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बेस रेट जो कि आरबीआई डिसाइड करता है। और एक बात इंपॉर्टेंट है बेस रेट के बारे में कि जो बेस रेट है 2010 से जितने भी लोन थे 2010 या उसके बाद से, वो सभी बेस रेट से लिंक कर दिए गए।
अब जैसे मैं एग्जाम्पल में बता दूं, जैसे मिनिमम रेट तो है ही जो कि आरबीआई डिसाइड कर ही रहा है। अभी प्रेजेंट में जो है मैक्सिमम बैंक के ऊपर डिसाइड करता है कितना ले जाना चाह रहा है, ठीक है। अभी प्रेजेंट में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, उसका जो बेस रेट है वो लगभग 8% का है। सबसे कम शायद उसी का है एसबीआई का बेस रेट अभी, और सबसे ज़्यादा शायद एचडीएफसी चला रहा है 16.73 या 5 ऐसा कुछ, समथिंग ऐसा कुछ चला रहा है सबसे ज़्यादा। हर बैंक का अपना जो है बेस रेट अलग है, वो बैंक की पॉलिसी पर डिपेंड करता है, उसका जो मैनेजमेंट बोर्ड है उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या रखना चाह रहा है। तो ये हो गया बेस रेट, जो कि इन सभी के द्वारा, इन तीनों टर्म्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरबीआई इनका इस्तेमाल जो है मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए करता है, ठीक है, मुद्रा की शाख को बचाने के लिए करता है। इसलिए ये सब जानना ज़रूरी है, क्योंकि इन्फ्लेशन और रिसेशन जब ऊपर नीचे जब होता है ना मनी सप्लाई में, तो उसका सीधा प्रभाव जनता पर ही तो पड़ता है, देश पर पड़ता है, हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसलिए जानना ज़रूरी है भाई साहब, बहुत चीज़ ज़रूरी है ये। कभी गहराई में जाइए, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम वापस जो है अपने कल जो टॉपिक रह गया था, कुछ मतलब टॉपिक तो नहीं, कुछ पॉइंट रह गए थे, उन पॉइंट्स की बात कर लें अब। अच्छा, कौन से रह गए थे? हाँ, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, जिसे हिंदी में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। अब आ जाते हैं हम, पहले हम बात करेंगे वाणिज्यिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक की, ये होते क्या हैं। चलिए कुछ इस तरह समझ लें इसको। ऐसे बैंक जो अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी जो मेन प्रायोरिटी है वो उनका लाभ है, उन बैंकों को कमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है, ठीक। पब्लिक सेक्टर के बैंक अलग होते हैं, फायदा उनका भी जो है प्रायोरिटी में उनका भी शामिल होता है, लेकिन उसमें क्या है कि क्योंकि वो उसमें जो है वो पब्लिक सेक्टर के होते हैं, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट शेयर होल्डर होती है, मतलब गवर्नमेंट के अंडर में ही होते हैं पब्लिक सेक्टर के बैंक। ऐसे बैंक जो जिनमें जो है 50% से ऊपर, चाहे 50.1 हो, 50.2 हो, कुछ भी हो, 50% से ऊपर शेयर होल्डर गवर्नमेंट है, सरकार है, तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक कहलाएंगे। उसमें लोगों का भी थोड़ा ध्यान रखा जाता है, लाभ कमाने का उद्देश्य तो हर बैंक का है। अब हम बात करते हैं शेड्यूल्ड यानी अनुसूचित की। ये क्या होता है? देखिए, शेड्यूल्ड उसको कहते हैं, दो बैंक की दो कैटेगरी होती है, कभी बात करेंगे, लेकिन आज हम एक शॉर्ट में बता दूंगा इसको। शेड्यूल्ड होता है, दूसरा नॉन शेड्यूल्ड होता है, ठीक है। शेड्यूल्ड बैंक उस बैंक को कहते हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर में काम करता है, उसके रेगुलेशंस को फॉलो करता है, जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के जो है सेकंड शेड्यूल है उसमें लिस्टेड किया जाता है, मतलब सेकंड शेड्यूल उसमें बना हुआ है। जो एक्ट है आरबीआई का 1934, उसके सेकंड शेड्यूल में जो लिस्टेड हैं वो शेड्यूल बैंक कहलाते हैं, और जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में लिस्टेड नहीं है वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक कहलाते हैं। ये फर्क हो जाता है। वर्तमान में जो शेड्यूल्ड बैंक है ना, लगभग सभी हैं। नॉन शेड्यूल्ड में अभी हाल फिलहाल सिर्फ एक ही बैंक आ रहा है, शायद वो भी अब शेड्यूल्ड हो गया होगा। सिक्किम का बैंक है, सिक्किम बैंक, उसका अपना एक अलग था, लेकिन अब शायद उसका भी मर्जर की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही वो मैं अपडेट कुछ मिलता है मैं आपको बताऊंगा उस बारे में, ठीक है। तो आज के हमारे ये 3 टर्म्स कवर हो चुके हैं, और जैसा कि मैं पहले भी अपनी वीडियो में शुरू करने से पहले मैं बता चुका हूँ कि इंडिपेंडेंस डे जो हमारा आ रहा है, जो हमारा 75वां आज़ादी का महोत्सव दिवस मनाया जा रहा है, उस पर कुछ अपडेट है। मैं आप सभी से एक बार फिर कहूँगा, आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसके बारे में जानना आप सभी के लिए ज़रूरी है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे जितने भी इंडिपेंडेंस डे आए ये थोड़ा सा अलग है, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से मनाया जा रहा है।
कुछ की स्पेशल किया जा रहा है इस बार। देन तब तक के लिए गुड नाइट एंड शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।